हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। मैं सीए नेहा बंसल आपका स्वागत करती हूँ गाइडली की इस यूट्यूब लाइव सीरीज में, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज। क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस को अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है एंड अल्टीमेटली एग्जामिनेशंस में आपको एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। सो क्यों ना हम इस पर अभी से एक ग्रिप बना लें कि किस तरह के फॉर्मेट में ये आ सकते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ सकता है, वगैरह वगैरह। एमसीक्यूज से जुड़ी हुई सारी ज़रूरी जानकारी आपको इस लेक्चर में मिल जाएगी, इनफैक्ट इस सीरीज में मिल जाएगी। आज है हमारा डे 3 ऑफ एमसीक्यूज। इससे पहले के दो लेक्चर्स ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिए होंगे, मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज क्योंकि अब हमारा टारगेट है कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करना विच विल बी इन ऑल इवन मोर देन 500 एग्जामिनेशन तक। हम कोशिश करेंगे कि हर दिन ऐसा ये सेशन चलाएं, लाइव मोड पे चलाएं, ताकि आपका इंटरेक्शन बना रहे। मैं देख पाऊँ कि आप लोग कितने आंसर्स दे पा रहे हैं और कहाँ कहाँ पर अटक रहे हैं। साथ ही अगर इन एमसीक्यूज के दौरान आपको ये लगता है कि इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। हम उसके लिए एक स्पेसिफिक लेक्चर भी लॉन्च कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिए अगर मेरी ऑडियो वीडियो अब तक क्लियरली पहुंच पा रही है। ओके फाइन, सो लेट्स बिगिन आज के हमारे एमसीक्यूज के साथ। ओप्स, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस, तो थैंकफुली पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें मुझे आपको टिप्स देने की मौका मिला। तो अगर इस टाइप के लंबे चौड़े क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, तो सजेशन हमेशा ये होगा कि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें। बस एक बार ओवरव्यू देख लीजिए कि हाँ बहुत सारे लाइन आइटम्स हैं इस क्वेश्चन में। एक एक लाइन आइटम को नहीं पढ़ना है, खुद को कंफ्यूज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको जाना है इसके सब क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन में ना अक्सर 3 से 4 सब क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ये 4 क्वेश्चन का मटेरियल दिया गया है साथ में। और उससे पहले कैलकुलेटर्स अपने हाथ में ले लीजिए, बिकॉज हम यहाँ पर कैलकुलेटर्स के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये ग्रिप आ जाएगी, ताकि आपकी उंगलियों को एग्जामिनेशन के दिन कैलकुलेटर चलाने में कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। ओके, तो सब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट डू यू वांट टू कैलकुलेट हियर? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो अब पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के आपको एक बार उस फ्लैशबैक में जाना है कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें कौन कौन से फिगर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपको याद आ चुका है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट से, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या होता है? सेल्स हो गई, यहाँ आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, और यहाँ आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर ग्रॉस लॉस मिलेगा। क्लियर है? तो अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है तो आपको ये सब फाइंड करना होगा, सेल्स और आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक आ सकता है, परचेजेस आ सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ सकते हैं। बताइए मुझे अब, क्या आपके पास इस क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है? यस, ये जो टर्नओवर है ये आपका सेल्स होता है। तो एक फिगर तो आपके पास मौजूद है। सो पहला फिगर कैलकुलेटर्स में डाल दीजिए, 7,300। अब उसमें से आपको लेस क्या करना है? तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पर दिया आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक एक डायरेक्ट एक्सपेंस या ओपनिंग स्टॉक कर करके आपको नहीं दिया है, तो बस आपके लिए काफी इजी हो चुका है कि 7,300 में से आपको 4,234 लेस करना है, और आपको मिल जाएगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 3,066। तो देखिए इतना इजी था ये करना। अगर वहीं यहाँ पे पूरा पढ़ने जाते तो आई एम वेरी श्योर आप एक तो घबरा जाते, दूसरा आप अपना टाइम वेस्ट कर बैठते, तीसरा आप ये सोचने लगते कि अब ये क्या करूं, इस चीज को कहाँ डालूं, क्या करूं इस एक्सपेंस का। खैर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर बात हुई थी तो आपकी नजर पड़नी चाहिए, एक तो एडमिन एक्सपेंस है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। तो क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं? नहीं। ठीक है, तो हमारा पार्ट ए तो सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या है इस क्वेश्चन में। ये देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टर्नओवर माइनस सेल्स। क्लियर? सॉरी, टर्नओवर माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। पार्ट 2 आपसे पूछता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? क्या वो नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क होता है स्टूडेंट्स? आपका जो नेट प्रॉफिट होता है ना, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दिख जाता है, लेकिन सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट लेकर आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट से, फिर आप हर तरह का एक्सपेंस लेस करेंगे, इनफैक्ट इंटरेस्ट और टैक्स भी लेस करेंगे, फिर आपको जो मिलता है वो होता है आपका नेट प्रॉफिट। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
और ऑपरेटिंग इनकम को एडजस्ट करके आपको मिलता है। यानी कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट और टैक्स का इम्पैक्ट नहीं देना है। तो अब पिछले क्वेश्चन में हमने ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ निकाला था। क्या था आपका ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? इसे अपने कैलकुलेटर्स पे डाल दीजिए। अब इसमें से हमें लेस करने हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि आपके इंटरेस्ट और टैक्स नहीं है। और वैसे दो ही एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर मौजूद। एक है आपका एडमिन एक्सपेंस 480 का और एक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 1320 का। इन दोनों को अब इस 3066 में से लेस कर दीजिए। 3066 minus 480 minus 1320 and you reach out to 1266, right? अगर आपका 1266 आया है तो करेक्ट है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। अगेन यहाँ पर भी आपकी हेल्प के लिए ये फॉर्मूला लिखा गया है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हो सकता है लेटर ऑन स्टेज पे ये आपको हेल्प करे। नेक्स्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस बार हमें क्या ढूंढना है? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स। क्या अभी नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है? ऑफ कोर्स ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है, वो भी आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर एवरी एक्सपेंस। तो उससे पहले पहुंच जाइए अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जाना है या पूरा का पूरा पीएनएल ही बनाना है। आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको चाहिए तो आप लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमने पिछले क्वेश्चन में ढूंढ निकाला था, 1266, राइट? तो सबसे पहले तो आप लिख लेंगे 1266। अब इसमें से हमें और क्या लेस करना है बताइए? क्या आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस दिख रहा है अपनी स्लाइड पर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के नीचे 200 का? एक तो वो करना है। और क्या आपको टैक्स दिख रहा है 372 का? यस। तो आपको वो भी लेस करना होगा। तो ये हो जाएंगे आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस जो आपके पीएनएल में हमेशा लेस किए जाएंगे। और इसके बाद आपको मिल जाएगा अपना प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द शेयर होल्डर्स जो कि आएगा 694, राइट? अब अगर आप कंफ्यूज हैं कि इस डिविडेंड को हमने लेस क्यों नहीं किया, तो स्टूडेंट्स डिविडेंड हमेशा नेट प्रॉफिट आने के बाद दिया जाता है। डिविडेंड देने के बाद नेट प्रॉफिट नहीं आता है, ठीक है? इसलिए हमने डिविडेंड को लेस नहीं किया है। और मैं चैट में देख पा रही हूँ आप में से सभी लोगों का आंसर करेक्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये क्योंकि बहुत बेसिक अकाउंटिंग है तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस भी यही थी आपसे कि ये बिल्कुल आप सही बताएंगे। देखिए ये भी आप नोट कर सकते हैं। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल शेयर होल्डर्स का मतलब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 1266 है उसमें से आपको इंटरेस्ट लेस करना है और टैक्स लेस करना है, राइट? 200 लेस किया और 372 लेस किया, आपको मिल जाएगा 694। क्लियर? अगले में आपको बताना है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है? सबसे पहला तो अभी आपका रेशियो एनालिसिस वाला जो चैप्टर था वहां से भी आप इसे ढूंढ कर निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई फॉर्मूला भी नहीं पता तो भी इसको फाइंड करना कुछ बड़ी बात नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यानी कि मैंने इतनी सेल्स पर कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है? तो क्या हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया था? हमारे इस सब क्वेश्चन वन में हमने फाइंड किया था कि 7300 माइनस 4234 ये था आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और आपको सेल्स दिया हुआ है 7300, उसको इंटू 100 करेंगे तो आपको मिल जाने वाला है अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। बताइए प्लीज, इज इट 42? राइट, आपका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है? नेक्स्ट, अरे वाह इसी टाइप के फॉर्मूला चल ही जा रहे हैं। अब आ रहा है आपका ऑपरेटिंग मार्जिन। अब ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे बताएंगे। जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ढूंढा वैसे ही आपको अब बताना है ऑपरेटिंग मार्जिन कितना होगा। जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट टर्नओवर और इंटू 100 करना है। डिवाइड कीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को टर्नओवर से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट किया था पिछले ही क्वेश्चन में। राइट, आंसर है आपका ऑप्शन ए। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, क्या आप मुझे बता पाएंगे? 1266, राइट? और उसे हमें डिवाइड करना है अपने टर्नओवर से 7300 से। 1266 डिवाइड बाय 7300 इंटू 100
और आपको मिल जाएगा अपना आंसर ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, the process known as dash takes advantage of an opportunity to make a riskless profit using three exchange rates. तीन एक्सचेंज रेट से आप अपने एक एडवांटेजियस एक्सचेंज रेट पर कैसे पहुंच पाएंगे, उस मैकेनिज्म को क्या कहा जाएगा जहां आपके पास तीन एक्सचेंज रेट्स हैं। ऑप्शंस पढ़िए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अगर आपने ये तब का नहीं सुना हुआ है या अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो भी यहाँ पर काम आएगा आपका स्मार्ट वर्क। जैसे ही आप ऑप्शंस की तरफ अपनी नजरें घुमाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ट्रायंगुलर ट्रेडिंग। यानी कि आपके पास तीन अलग अलग एक्सचेंज रेट्स हैं, करेंसी ए को करेंसी बी के साथ एक्सचेंज करेंगे और फिर उसे करेंसी सी के साथ एक्सचेंज करेंगे, तब जाके आपको ऑटोमेटिकली करेंसी ए और सी का एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन सी। Next, the concern concept according to which a fact or happening which cannot be expressed in terms of money is not recorded in the accounting books is called dash। काफी घुमा फिरा के लिखी गई है ये लाइन, दोबारा से पढ़िए बिकॉज कुछ भी इसमें अलग नहीं लिखा है, आप बिल्कुल इसे बता पाएंगे। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार कोई भी हैपनिंग, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो मनी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती है तो हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर मनी में नहीं मेजर हो सकती तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मनी मनी मनी, यस, आंसर इज ऑप्शन डी, आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में से जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपको बताता है कि अगर कोई चीज मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर ही नहीं कर सकते तो आप उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, राइट। तो वो है आपका ऑप्शन डी। और इसकी आपकी बेटर इंसाइट के लिए मैंने ये भी लिख दिया था कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है ओनली ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट सॉरी that can be measured in monetary terms are recorded in accounting books। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स चाहे कितने भी सिग्निफिकेंट हो वो नहीं रिकॉर्ड होते। तो ये बोलता है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following customer falls under the low risk category under KYC guidelines। ये आपकी जानकारी वाला टॉपिक है। केवाईसी गाइडलाइंस में लो रिस्क कैटेगरी वाला कौन सा कस्टमर होने वाला है। क्योंकि आप बैंकिंग बैकग्राउंड से हैं, ये सभी आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। तो इनमें से अगर आपकी नजर देखे तो वो क्या देख पाएगी कि लो रिस्क कैटेगरी वाला कस्टमर हमारा कौन सा होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में भी ऑप्शन दिए गए हैं आपको। देखिए, ये परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस दी गई हैं। अक्सर जिसमें से ऑप्शन डी में आप डगमगा सकते हैं कि जहां भी हमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिखता है हमारा मन चाहता है कि हम उसे टिक कर दें। बट स्टूडेंट्स, ये मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ कि हमेशा ये ऑप्शन सही नहीं होता। ज्यादातर बार ये आपको झांसा देने के लिए भी बनाया हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको वापस से दोहराना है सारे ऑप्शंस, वापस से मुझे ये देख के बताना है कि कौन से कस्टमर्स आपकी लो रिस्क कैटेगरी में आने वाले हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी इफ बट लग रहा है तो आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए और फिर भी आप इसे करेक्टली ना टिक कर पाए। बताइए प्लीज। देख पा रही हूँ बहुत मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। कुछ लोग ऑप्शन डी के साथ हैं, कुछ ऑप्शन बी बोल रहे हैं और कुछ ऑप्शन सी भी बोल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कोई भी मेजोरिटी मुझे नहीं दिख पा रही है। आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कहता है 1 and 3, यानी कि आपके सैलराइड एम्प्लॉयज और पर्सन फ्रॉम लोअर स्ट्रेटा ये हो जाते हैं आपके लो रिस्क कैटेगरी में। अब आप पूछेंगे क्यों, तो वो है ये रीजन कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं ना वो इस वजह से लो रिस्क कैटेगरी में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम ट्रांसपेरेंट होती है उनकी और रेगुलर होती है। बहुत कम चांसेस है कि वो डिफॉल्टेट करेंगे। और पर्सन फ्रॉम लोअर स्ट्रेटा ये क्यों लो रिस्क होते हैं? ये तो बहुत इजीली डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो ये इस वजह से लो रिस्क होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम इतनी कम होती है और इनकी प्रोफाइल्स में भी कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होता है। बहुत इजीली ये सही चीज के साथ डील कर सकते हैं, राइट। तो उस वजह से इनकी प्रोफाइल सिंपल होती हैं
और यहाँ पर केवाईसी के माध्यम से वो बहुत ही लोअर रिस्क बैकग्राउंड में बिलोंग करेंगे। करेक्ट। आप चाहें तो इसे स्टार मार्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो दैट एक्सप्लेन्स हाउ efficiently companies use their assets to generate revenue। यानी ये आपके रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि कंपनी के असेट्स उनकी रेवेन्यू जनरेशन में कितनी मदद कर रहे हैं। पहली तो मुझे ये बताइए, क्या रेवेन्यू असेट रेशियो ऐसा कोई रेशियो हमने पढ़ा था? तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन टेक्निक का भी सहारा ले सकते हैं। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्या आपके अकाउंट रिसीवेबल कहीं भी आपके असेट की एफिशिएंसी बताते हैं? तो ये भी नहीं हो सकता है। इनकम रेशियो, क्या ऐसा कोई रेशियो हमने पढ़ा था? नो। बचता क्या है? और वही आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर चांसेस थे कि ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूजन अराइज हो जाए, तो ऑप्शन ए तो कोई रेशियो है ही नहीं जो हमने पढ़ा था, इस वजह से करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन डी। Congratulations, you are all right. Next, a ratio that compares the investors and creditors stake in a company। एक कंपनी में इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स का क्या स्टेक है, कौन सा रेशियो है जो वो बताता है। यहाँ पर भी आप चाहें तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन ए और बी में आपको कंफ्यूजन हो रही है। ऑप्शन डी तो कुछ था ही नहीं, हमने ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं था, तो ये हो जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेट। ऑप्शन ए बोलता है डेट रेशियो, यानी कि आपके पूरे कैपिटल में से कितना डेट है। तो क्या हमें यहाँ ये फाइंड करना है? ऑप्शन बी बोलता है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कितना आउटसाइडर का कैपिटल है, कितना इनसाइडर्स का कैपिटल है। क्या हमें ये फाइंड करना है? जी हाँ। आपके इन्वेस्टर्स और आपके क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हो गए आपके आउटसाइडर्स यानी डेट, आपके इन्वेस्टर्स हो जाएंगे आपकी इक्विटी वाले जिन्होंने आप में इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन के चांसेस नहीं थे। अगर आपको है तो बेझिझक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे स्टार मार्क भी कर लीजिए, ठीक है। Next one. Compliance of accounting standards is not the primary duty of dash। Students, ये वाला क्वेश्चन वर्थ मार्किंग है। ये जो आपके पास एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है वहां पर भी बहुत से लोग थे जो इसमें अटके थे। प्लीज स्टार मार्क को सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसे पहली झलक में करेक्ट दे पाना सबके लिए आई गेस मुश्किल होने वाला है। अगेन यहाँ पर भी ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन है जो बोलता है ऑप्शन डी। तो क्या आप उसे टिक करेंगे ब्लाइंडली? अब प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, और तो और ये तीनों टर्म्स भी आपने देखी हुई है, तो बाय डिफॉल्ट आपका हाथ शायद इस ऑप्शन को चूज करने को कहेगा। बट क्योंकि अब ऑलरेडी हम एग्जामिनेशन से पहले इसे देख ही रहे हैं, तो अब गलती के चांसेस हम नहीं रखने वाले। हम देंगे करेक्ट अप्रोच, हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज नॉट द प्राइमरी ड्यूटी। प्राइमरी को यहाँ पर मार्क किया गया है कि सबसे बेसिक ड्यूटी यहाँ पर कंप्लायंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ किसकी नहीं है, कि सबसे पहले आपको कंप्लायंस देखना है तो आप किस कैटेगरी में नहीं आएंगे। यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन सी, जो कि बोल रहा है 2 और 3। 2 यानी ऑडिटर, 3 यानी कंपनी सेक्रेटरी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ आपकी बुक्स कंप्लाई कर रही है, ये देखना प्राइमरी ड्यूटी होती है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ना कि आपके ऑडिटर की, ना ही आपके कंपनी सेक्रेटरी की, ठीक है। प्राइमरी ड्यूटी की बात है, वरना ड्यूटी तो ये तीनों की है, लेकिन प्राइमरी ड्यूटी यानी कि मेजर फोकस यहाँ पर किसका होना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना चाहिए। किसका नहीं होना चाहिए? ऑडिटर या फिर सीएस का। तो आंसर है ऑप्शन सी। प्लीज प्लीज इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं नहीं चाहती कि ये सेम क्वेश्चन आए और फिर भी आप इसे मिस आउट कर जाएं। ओके, नेक्स्ट वन। A company comes into existence when it gets the certificate of dash। बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी। आपके एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चंस तिगड़मबाज वाले नहीं आएंगे, कुछ कुछ बोनस क्वेश्चंस भी आएंगे स्टूडेंट्स, जिससे कि आप देखते ही टिक कर पाएंगे, तब आपको डाउट में नहीं आना है कि इतना इसे क्वेश्चन कैसे आ गया, वरना उस चक्कर में आप उसे भी रॉन्ग कर देंगे। तो कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है जिसके बाद ही ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आ सकती है।
प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस इज ऑल्सो नोन एज डैश। अगेन ये भी उसी बोनस कैटेगरी का सवाल है। हमने कुछ प्रिंसिपल्स देखे थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, याद कीजिएगा चैप्टर 1 और 2 में, आपकी मॉड्यूल 1 में, जो कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग था। उसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस क्या बोलता था? प्रूडेंस यानी कि बहुत फूक फूक के कदम रखने वाला, कि कोई भी अगर आने वाला लॉस दिख रहा है तो आज ही प्रोविजन बना दो, और कोई भी आने वाली इनकम दिख रही है तो आज रिकॉर्ड मत करो। यानी आप अपने बिजनेस को उस शॉक से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट, कंजर्वेटिज्म। ठीक है। द मेथड इन विच डिप्रिसिएशन रेट एंड बेस इज कांस्टेंट इज डैश। बहुत इजी है, याद कीजिएगा डे 1 ऑफ एमसीक्यू में भी हमने शुरुआत ही डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर से की थी। रेट और बेस दोनों चीज, यानी कि 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, ये तो आपके स्ट्रेट लाइन मेथड में भी हो सकता है, आपके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में भी हो सकता है। लेकिन बेस किस में कांस्टेंट रहेगा? 20% किस चीज का? वो वैल्यू किस में सेम रहती है? डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या वो वैल्यू सेम रहती है? इसमें हर बार बेस चेंज होता रहता है। 1 लाख की मशीनरी पर अगर 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस वैल्यू मेथड है, तो पहली बार तो 1 लाख पे 20% लगाया जाएगा। लेकिन अगले साल में वो 1 लाख पे नहीं, बल्कि वो इस वैल्यू पे लगेगा, जो रेसिडुअल वैल्यू होती है उस पे लगेगा। तो बेस किस में कॉन्स्टेंट हुआ? हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डैश कैपिटल इज द अमाउंट विद विच अ कंपनी इज फॉर्म्ड। कंपनी जब एग्जिस्टेंस में आती है तो वो किस अमाउंट के साथ फॉर्म होती है? यानी कि कंपनी को जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, तब एक कैपिटल की लिमिट भी मिलती है। इस कंपनी के पास इतनी लिमिट है कि वो इतना कैपिटल रेज कर सकती है थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। तो वो उस लिमिट का क्या नाम होता है? ऑथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बोथ? देखिए बोथ तो बिल्कुल नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है। अब बताइए। करेक्ट, ऑथराइज्ड कैपिटल, क्योंकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो होता है जो आपको जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जो आपकी कंपनी के पोटेंशियल ओनर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस बैंक्स कांट आउटसोर्स डैश। बैंक्स कौन सा फंक्शन है जो आउटसोर्स नहीं कर सकते? ये तीनों ऑप्शंस देख लीजिए और याद रख लीजिए कि आप बैंकिंग बैकग्राउंड से हैं। तो ये देखकर बताइए कि आपका बैंक कौन सा फंक्शन किसी और को नहीं दे सकता, जो उसे खुद ही करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि जब ऑल ऑफ द अबव आए तो हर बार वो राइट नहीं होता, तो मैं देख पा रही हूँ कि लाइव चैट में किसी ने भी टी लिखा ही नहीं है। अब आप उस स्टेटमेंट को भूल जाइए, वो हर बार के लिए नहीं था। कभी ना कभी तो ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट ऑप्शन होने ही वाला है। अब आप बैंकिंग बैकग्राउंड से है ये सोच के इसको आंसर कीजिए प्लीज। यस, आंसर इज ऑप्शन डी। यानी कि इन तीनों फंक्शंस को ही बैंक्स आउटसोर्स नहीं कर सकते। केवाईसी नॉर्म्स के साथ कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, ये भी उन्हें खुद देखना पड़ेगा। सैंक्शन भी उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। और अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी उन्हें खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following concept assumes that the business enterprise will not be sold or liquidated in the near future? काफी ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो गए ना। आज हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ही देखा, लेकिन वो मेजर था, उसमें 3 से 4 क्वेश्चंस कवर हो गए थे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि बिजनेस नियर फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यही बोलता है कि नियर फ्यूचर में आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। व्हाट इज द करंट डिपॉजिट रेशियो? यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है। ऑप्शंस आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। करंट डिपॉजिट रेशियो, अगर हमने इस तरह का कोई रेशियो नहीं पढ़ा है, तब भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। उसके रेशियो के नाम से पता चल रहा है, ऑप्शंस को रीड करके भी पता चल रहा है। बताइए प्लीज, करंट डिपॉजिट रेशियो होता क्या है?
इसको स्टार मार्क करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि डिपॉज़िट वर्ड देखकर मैक्सिमम लोगों ने मुझे आंसर बी दिया है, जो अनफॉर्चुनेटली करेक्ट आंसर नहीं है। स्टूडेंट्स, करेंसी डिपॉजिट रेशियो का मतलब होता है ये। करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज अ macroeconomic indicator that represents the proportion of money held by the public in the form of currency, यानी कि लोगों के पास कितनी करेंसी मौजूद है ये उसकी बात कर रहा है, ना कि कितनी करेंसी उन्होंने बैंक को दे दी है, जमा कर दी है। ठीक है, रिलेटेड टू द अमाउंट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट्स, यानी उनकी बैंक डिपॉजिट्स के सामने उन्होंने कितना अमाउंट अपने पास रखा है इन हैंड और कितना उन्होंने डिपॉजिट किया है, राइट। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो का ये मतलब होता है। क्लियर? आंसर इज ऑप्शन। अब बताइए कि बी तो इनकरेक्ट है। ओ, आंसर तो मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले कर ही दिया है। यस, सो आंसर इज ऑप्शन ए। सो और इसका फॉर्मूला ये होता है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक डिवाइडेड बाय बैंक डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ये इंपॉर्टेंट में से था। नेक्स्ट वन, व्हाई डू बैंक्स बोरो मनी इन द कॉल मनी मार्केट? कि बैंक्स क्यों मनी बोरो करेंगे कॉल मनी मार्केट में? बैंक्स को बोरोइंग की जरूरत कब पड़ेगी? बिल्कुल सही जवाब। इन तीनों केसेस में ही बैंक्स को इमीडिएट बेसिस पे बोरोइंग करनी पड़ सकती है। अचानक से कोई डिमांड आ जाती है, अचानक से लोग विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, या फिर उनके फंड में मिसमैच हो जाता है, या फिर वो अपनी एसएलआर रिक्वायरमेंट्स नहीं कंप्लाई कर पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियंस इन 1881? आई एम वेरी श्योर यहाँ पर मैक्सिमम गलत जवाब मुझे मिलने वाले हैं। इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आपने ऑप्शन ए बोला है तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एक्ट के थ्रू आया था। ठीक है, और ना ही वो कमर्शियल बैंक था, वो एक स्टैट्यूटोरी बैंक था, यानी उसका काम था बाकी सारे बैंक्स को सुपरवाइज करना, सबको हैंडल करना, और ना ही वो इंडियंस ने इस्टेब्लिश किया था। तो इंडियंस ने कौन सा बैंक स्टैब्लिश किया था? अब आप बाकी तीन ऑप्शंस में से अगर वाइल्ड गेस भी करते हैं तो आई थिंक आप सही जवाब पर पहुंच पाएंगे। आंसर इज ऑप्शन सी, अवध कमर्शियल बैंक। प्लीज स्क्रीनशॉट द सेम। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। एक्स एंड वाई आर लीगल हेयर्स ऑफ स्टेट। जेड के लीगल हेयर्स हैं एक्स और वाई। जेड मर जाता है 2018 में, और एक्स और वाई उनका बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन वो एक ऑफिशियल पार्टनरशिप के बिना उसे शुरू कर रहे हैं। ऑफिशियल अनऑफिशियल किसी भी तरह की कोई भी पार्टनरशिप नहीं एग्जिस्ट करती है एक्स और वाई के बीच में। तो इस तरह की अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा? रूल आउट हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी भी, क्योंकि साफ कह दिया कि वो पार्टनरशिप तो है ही नहीं। ऑप्शन ए और डी में से मुझे बताइए। ऑप्शन ए भी रूल आउट हो जाता है, क्योंकि फर्म के जो ऑपरेटिंग मेंबर्स होते हैं वो पार्टनर्स ही कहलाते हैं। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन डी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जब एक से ज्यादा जन मिलके कोई एक ही बिजनेस, कोई एक ही चीज पर वर्क करते हैं तो उसे कहा जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। अब आज का आखिरी क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो होने वाला है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी अपनी कैलकुलेटर्स की। उठा लीजिए अपनी कैलकुलेटर्स, और क्वेश्चन है ये। Loan is obtained by X for purchase of a car for rupees 1.5 lakhs, यानी 1,50,000 की कार है, उसके लिए लोन दिया गया है एट 12% इंटरेस्ट। 12% पर एनम आपका इंटरेस्ट होता है फॉर ओवर 2 years। 2 साल की इसकी टर्म लोन है। ठीक है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वीकली पेमेंट एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट? यानी एक तो आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है जो आप इजीली कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, वीकली पेमेंट, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताइए। बताइए प्लीज। करेक्ट। देखिए, कैलकुलेटर्स को यूज करने के बावजूद भी अगर आप इतना टाइम लेंगे ना तो वो नहीं चल पाएगा। ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, पूरे के पूरे टर्म का, पूरे के पूरे 2 सालों का। अब आपको इसमें से वीकली पेमेंट बतानी है, यानी कि ये कितनी वीक से डिवाइड होना चाहिए। एक साल में कितनी वीक्स होती है स्टूडेंट्स?
एक साल में 52 वीक्स होती है, ये हमारे 2 इयर्स का लोन है। तो हम यहाँ पर 52 इंटू टू 104 वीक से इसे डिवाइड करेंगे कि टोटल इंटरेस्ट आपको बेयर करना है 36,000 का, और हर वीक आपको कितना इंटरेस्ट आने वाला है। तो सिंपली आप उसे डिवाइड करेंगे 104 के साथ। करेक्ट, एंड यू रीच आउट टू योर आंसर, दिस इज ऑप्शन सी। क्लियर। और इसी के साथ हमने आज के सेशन को कर दिया है रैप अप। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस के साथ। सो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही है, इंजॉय कर रहे हैं आप एमसीक्यूज में ब्रेनस्टॉर्म करना और अपने एग्जामिनेशंस की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाना, तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आप कोई भी जरूरी नोटिफिकेशन मिस ना कर जाएं, और इसी टाइम पर हमेशा आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। इनफैक्ट एवरी सब्जेक्ट की आपको लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस बिल्कुल मिलेंगे, एंड आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप उन्हें फॉलो करें, उन्हें अटेंड करें, वो भी लाइव मोड में ही। खैर अगर आप रिकॉर्डेड मोड में भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैटर ये करना चाहिए कि बस आप हर क्वेश्चन को गो थ्रू कर पाएं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके मेंटोर्स हैं, जो आपके ट्यूटर्स हैं, वो पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं हर तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाने की, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी बढ़िया से फॉर्मेट हो जाए, फॉर्मुलेट हो जाए, और आप अपने एग्जामिनेशंस में बूम बूम कर रहे हैं। 75 का जो टारगेट आप लेके चल रहे हैं, आप उसे भी अचीव कर रहे हैं। ओके, सो गुड बाय, गुड लक, थैंक यू, सी एन नेहा बंसल साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे।